कि अगर मुझे सुबह उठ के 4 बजे पढ़ना है, 4 घंटे सुबह निकालने हैं तो निकालने हैं, भले ही वो गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो। वो मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो वही एक्स्ट्रा मेहनत अगर आप सीख जाओ ना करना, तो आपकी प्रैक्टिस में वो ऐड ऑन हो जाता है। और मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था, क्योंकि वो मुझे आंसर राइटिंग का ए भी नहीं पता था, क्योंकि हमेशा प्री की तैयारी ज्यादा करी है और मेंस का कुछ भी नहीं पता था। तो आपके कोर्स से मुझे ये पता चला कैसे आपको फ्रेम करना है आंसर। तो वो कोई एक्स्ट्रा मेहनत अगर आप सीख जाओ ना करना, तो आपकी प्रैक्टिस में वो ऐड ऑन हो जाता है। गुड इवनिंग सर। अरे लेक्चरर साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्या हाल है बच्चा के? बस सर अब बढ़िया। तो बच्चा तो नहीं कहूंगा, अब तो लेक्चरर ही कहेंगे। अब लेक्चरर इज बेटर देन बच्चा। बच्चा पहले था, पेपर पास होने से पहले बच्चा था। अब बच्चा नहीं बचा है। जी सर, बस हो गया जैसे तैसे। आप बस लोगों की क्या? बहुत मेहनत रही, मेरी बस ये है कि बस एक कुछ अभी मिल गया है। अभी पहला ही थोड़ा मतलब एक होता है ना पूरे एफर्ट वाला, तो पहला ही अटेम्प्ट था। तो आगे और कोशिश करनी है पर। हाँ, बट वो तो कर लेंगे, बट वो तो दूर की कहानी है। जी सर। अभी पहले एक सक्सेस को तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर दूसरे पे जाएंगे। जी सर, बस 3 4 दिन से इधर उधर, अभी इलाहाबाद से वापस ही आई थी कल। फिर कैसा हुआ इस बार का एग्जाम? सर मेंस में मुझे खुद थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि एक तो जो टाइम मैनेजमेंट था, कोशिश तो मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की करी थी, पर वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि पॉइंट्स इतने इफेक्टिव शायद थोड़े से कम रहे होंगे लेकिन ये है कि अगली बार के लिए मुझे समझ में है कि कैसे कहाँ मेहनत करनी है। तो बस ये हर गॉड। बार अगली बार नहीं चलेगा बाबा। हाँ सर, लेकिन ये वो है है कि एक लेवल। पोजीशन मिल गई तो थोड़ा वो हाँ, फेज से आगे निकल गए हैं, लेकिन थोड़ा भी और मेहनत करनी है। अब तो स्कूल की जो 1400 बच्चियां, पहले तो बता टीचर मिला आपने को कोई और? जो चार तुम लोग कॉलेज को पूरे मैनेज कर रहे थे, पांचवा छठा मिला कुछ और ढंग से? हाँ सर, अभी स्कूल जाना हुआ नहीं है, क्योंकि वो चेकिंग चल रही है बोर्ड एग्जाम की कॉपीज की। तो अच्छा। वहाँ बदायूं में जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। अपने स्टाफ वालों से अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। कम से कम वहां की बच्चियों के लिए तो एकदम ऐसा ऐसा एक होता है ना कि जब आप दूर से किसी बच्चे को पेपर पास होता देखते हो, मतलब बच्चा तो मैं कह रहा हूँ सॉरी, या किसी आप टीचर को या किसी अपने बड़े को, तब वो लगता है कि पता नहीं पॉसिबल है भी कि नहीं है। लेकिन आप जिससे डेली मिलते हो, उसको पेपर पास करते देखते हो, तो फिर वो लगता है कि हाँ यार, डुएबल है। मतलब ऐसा हो सकता है। वो मैम तो देखो ये भी देखती थी, वो भी देखती थी, और फिर देखो पेपर भी पास कर गया। तो वो हाँ मेहनत करने की इच्छा जी। और वो डुएबिलिटी, तो वो वाला पार्ट तो एटलीस्ट आपने उस चीज के लिए तो मैं खुश होगी कम से कम। आप इकलौते पास हाँ नहीं हुए हो, आपने वहां के बहुत सारे बच्चियों को भी फ्यूचर में डायरेक्शन दे दी है कि मतलब वो मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चों ने तो कांटेक्ट भी किया है एंड दे आर लाइक मैम हमें आप मिलिएगा तो प्लीज बताइएगा कैसे क्या है। और इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली मिलती है बच्चों को भी, कि अगर मैम करते हैं तो हम अभी से शुरू करेंगे तो शायद हम भी कर लेंगे। तो वो तो खैर एक प्लस जल्दी के पॉइंट। अपने एडवांटेज भी होते हैं बच्चों के भी। हाँ गवर्नमेंट जी। स्कूल के बच्चे मतलब ठीक ही फैमिली से आते हैं, बहुत समृद्ध फैमिली से नहीं आते, ओकेश फैमिली की तरफ से आते हैं। तो उसमें अगर उन फैमिलीज को अपनी लाइफ बदलनी है, चेंज करनी है, या एकदम सरल भाषा में इकोनॉमिक टर्म्स में कहूँ अपग्रेड करनी है, तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस एक ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको बहुत जल्दी बहुत बहुत कुछ दे देते हैं। सबसे बड़ी एक तो गाइडेंस। रिस्पेक्ट आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यस सर। गुड। तो कैसा है घर का माहौल? वैसे तो एग्जाम दे रहा होगा, बताया किसने था रिजल्ट आने के बाद? सर मैंने तो रात में ही देख लिया था, खुद पर से मैं देख लिया मम्मी था? को। हाँ, अब वो नींद भी नहीं आती है क्योंकि क्या कहते हैं कि सब कह रहे थे अभी आने वाला है अभी आने वाला है। तो मोस्टली 10 बजे तक थोड़ी उम्मीद थी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद लग रहा था नहीं आएगा, पर ग्रुप में कुछ ना चिट चैट चलती रहती है, तो फिर लगा चलो जग ही ले रहे हैं, अब कहाँ नींद आएगी ऐसे। तो रात 11:15 तक रिजल्ट आया, तो मम्मी पापा तो खैर सो गए होते हैं, तो मैंने सोचा सुबह ही बताऊंगी। मैंने स्टेटस लगा दिया था बस सोशल मीडिया पे। तो किसी ने, जैसे मेरे लैंडलॉर्ड है, उन्होंने देखा, उन्होंने पापा को कॉल करके 5:30 बजे ही बता दिया। तो पापा का मेरे पास फोन आया कि रिजल्ट आ गया, मैंने कहा हाँ पापा और सीटीओ में लाया, तो फिर तब वैसे पता चला। और मतलब खैर बहुत अच्छा लगा, इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये।
क्लियर करने के पहले रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जब गए और सब हाँ, लोगों ने इतना अच्छा ग्रीट किया, इतना मतलब रिस्पेक्ट से एक वो टोन ही बदल जाती है तो वो रियलाइज हुआ कि नहीं ये बड़ी चीज है। तो सर बहुत ही जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं कभी कभार बच्चों के साथ में शेयर करता हूँ तो बताता हूँ कि इस फेज को ना जब तक आप जियोगे नहीं, कि रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, तब तक आप उसको किसी के बोलने से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि मतलब उसने बोल दिया था कि हाँ, या दूर से भी देखो ना, आसपास में भी अगर कोई हो जाए तब भी देखो, तब भी नहीं वो फील आता। उसको फील नहीं तुम्हें आता। जीना पड़ता है। हाँ मेरी बहन जैसे वो भी जुडिशरी में है, उनका भी सिलेक्शन हुआ था, तो एक वो इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन पता नहीं था कि अच्छा वो इतना बड़ा अचीवमेंट लगता है। जब आप उसी प्लेस पे होते हो तब रियलाइज होता है कि नहीं भाई तुम सोचते हो इतना नहीं है, लेकिन है भाई, काफी रियलाइजेशन तभी हुआ था। फैमिली को भी तभी होता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक काफी रिस्पेक्टेड जॉब मानी जाती है समाज में, काफी बढ़िया जॉब मानी जाती है समाज में। हाँ गुड, उस नाइस। दिन तो पास हुआ है। फिर थोड़ा और यूपीएससी के अटेम्प्ट्स का क्या है आपका, बचे हैं क्या? सर यूपीएससी मेन फोकस नहीं था, क्योंकि ऑप्शनल कोई रेडी नहीं किया है। तो यूपी कर लेंगे पीसीएस यार की आप। फोकस है। जी सर। कर लेंगे आप, इतना तो हमारे कहने से कर लेगा आप तो। सर हाँ सब लोग कह रहे हैं कि अभी टाइम है तो कोशिश करो। तो मैं करूंगी जरूर कंसिडर, क्योंकि अब मेरा जीएस वाला बेस तो थोड़ा है ही रेडी। सिर्फ ऑप्शनल अगर मैं कर पाई तो मैं जरूर करूंगी उस तरफ भी। थोड़ा ट्रस्ट भी आ गया है। आप मतलब अगर एज वाइज में देखो तो कितने अटेम्प्ट बचे हैं आपके? सर अभी तो काफी मैंने अटेम्प्ट दिए नहीं है, उसमें एक ही ऐसे दिया था। तो अटेम्प्ट तो मैं कर लेंगे, लेकिन क्या कहते हैं तो आप। फिर मतलब ऐसे पर्सनल एज ए टीचर सजेस्ट, फिर एक साल रुक जाते हैं अपन, 28 का टारगेट करेंगे, 27 का नहीं। बिकॉज हाँ देर मतलब आर अभी तो लाइकली चांसेस कि यूपीएससी से ऑप्शनल हट जाएगा। यूपीएससी से भी। अच्छा। हाँ, मतलब यूपीएससी से ही ये तो हट ही फिर गया तो है। फिर तो हाँ पीसीएस से तो हट गया है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि भाई ऑप्शनल नहीं है तो मैं डेफिनेटली कर लूंगी उसमें, क्योंकि ऑप्शनल रेडी करने के लिए भी आपको 6 महीने मिनिमम चाहिए होते हैं। और उसमें भी सब इक्वल नहीं होते हैं। मेरा तो सब मैथ्स ही रहेगा, मैंने कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, और मैथ्स में बीएससी एमएससी दोनों का पढ़ना बीएससी पड़ेगा, तो एमएससी हेक्टिक हिंदी पड़ेगा कॉलेज, ही। बट उसमें 8-10 महीने लग जाएंगे आपको ऑप्शनल अलोन पढ़ने में ना। हाँ सर इसीलिए अभी इतना डीपली नहीं सोचा है, लेकिन एसडीएम के लिए सोचा है। अगर ये हट जाता है तो मतलब लेट्स नाउ फोकस अपॉन, जस्ट गिविंग यू माय 2 सेंट्स, लेट्स नाउ फोकस अपॉन नेक्स्ट एसडीएम वाला जो 6 दिसंबर को होगा, उस पर थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं। अब तो तेरे को समझ में आ गया कि हाँ, ये हाँ प्रोसेस सर यही अब से जाना है, मतलब इन्हीं गलियों से होके वो रास्ता यहीं से आता है। नहीं नहीं, अब अब बस थोड़ी जो उसको पिछले बार जो भी चीजें रह गई थी उनको पूरा कंप्लीट करना है, तो थोड़ा बहुत आइडिया है कहाँ कहाँ वर्क करना है। हम्म। और बाकी सर अब कल से ही शेड्यूल बनाना है, क्योंकि आज थोड़ा फ्री होके घूम घाम लिया, अब बस कल शेड्यूल बनाना है जितना भी है, ज्यादा टाइम भी है लेकिन मेंस में ज्यादा अच्छी मेहनत करनी है, अभी मेंस का ज्यादा फोकस रखना है। तो जब एग्जैक्ट रिजल्ट आया था, मतलब जितने एम्बिशियस आप हो, और मुझे देख के लग रहा है कि कल से ही रिजल्ट बनाएंगे, मतलब शेड्यूल बनाएंगे, तो रिजल्ट आने पे खुश हुआ कि दुख हुआ कि दोनों हुआ? सर बहुत दुखी हुई थी, मतलब पहले क्योंकि एक होता है ना मन में कि शायद इतना तो मिल जाएगा। अब वो एकदम से खुली भी नहीं, वो कह सकते कि ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन लग रहा था शायद अगर मिलेगा तो इतना तक मिल जाएगा। लेकिन जब सीटीओ मिला तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि ये मिला है तुम्हारा, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं कहा मैंने ना कुछ रिप्लाई किया ना कुछ, तो कह रहे अरे क्या हुआ तो मैंने कहा यार थोड़ा इससे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब वही है, उस टाइम लगा नहीं कि इतनी बड़ी चीज है, लेकिन बाद में जब ये बहुत सबका बड़ी रिएक्शन चीज है। बहुत ही अच्छा था तो मुझे लगा शायद थोड़ी बहुत अचीवमेंट तो है मेरी, ऐसा मुझे डिग्रेड भी नहीं करना चाहिए लेकिन ये है कि मन मान नहीं रहा है कि थोड़ा और करना है, थोड़ा और अपना जो है उसको अचीव करना है। तो जो भी स्पेसेस रह गई थी फिल करनी है, उनको थोड़ा और वर्क करना है। आप तो वर्किंग भी थे और काफी सारा काम भी था, मतलब अब स्कूल पूरा मैनेज करना, कॉलेज पूरा मैनेज करना, और बहुत सारी बच्चियां भी हैं उसमें। तो ये वर्किंग के साथ में आप, जब आप वर्किंग प्रोफेशनल होते हो ना, तो उसके कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, मैं ऐसे देखता हूँ। पॉजिटिव ये होती है कि आपको हर हर मिनट की कीमत पता चलती है कि यार इसके बाद अगर मैं 2 घंटे वहां बचा लूंगा तो वो बढ़िया है, 1 घंटे वहां बचा लेंगे तो वो बढ़िया है। और जिससे एफिशिएंसी आती है पढ़ने में भी, कि यार इस चैप्टर को इतने नंबर ऑफ आवर्स देने हैं, तो बस मतलब 2.25 घंटे में हो जाना चाहिए, अगर 3 घंटे चला गया तो गड़बड़ होगा। नेगेटिव ये होता है कि आपको compete तो उन्हीं लोगों से करना है जो दिन में कितने भी नंबर ऑफ आवर्स दे सकते हैं। कोई 12 घंटे भी दे सकता है, कोई 10 भी दे सकता है, कोई 13 भी दे सकता है।
तो आपके लिए पर्सनली ये क्या रहा और आप क्या सजेस्ट करोगे? बिकॉज अगेन प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस कम्स अप विद फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एज वेल। उसके अपने फायदे हैं कि अगर आपको पैसा का नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है घर पे बर्डन जा रहा है, तो उससे दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो आपके लिए क्या ये ऐसा रहा आपका वर्किंग, और बाकी जो लोग या बच्चियां खास तौर से जो प्रिपेयर कर रही हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे कि काम के साथ दो, ऐसा अकेले सिर्फ पढ़ाई करके दो? तो जैसे मैंने ये जब शुरू किया था तो एक बचपन से, बचपन भी नहीं कहूंगी लेकिन काफी देखा था कि सिविल्स में एक अच्छी वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका वो जो एक होता है ना ओहदा जिसे कहते हैं वो काफी होता है। तो शुरू में सोचा था लेकिन कभी अटेम्प्ट देने से पहले भी ऐसे खुद पे भरोसा सा नहीं आया, तो मैंने स्विच मार लिया था एजुकेशन, क्योंकि मैं एक आप अपने आप को भाप लेते हो कि शायद आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और थोड़ा प्रेशर खुद को ये भी फील होता था कि ज्यादा टाइम दे दिया तो शायद वो डिप्रेशन वाली फील्ड आ जाएगी। तो मैंने सर थोड़ा सेफ साइड प्ले किया था। पहले मैंने जॉब ली थी, थोड़ा बहुत मतलब मैंने पढ़ा था, मेरा बेस था एनसीईआरटी वगैरह का, लेकिन इतना अच्छे से मैंने कभी प्रिपरेशन करी नहीं थी। तो वो बेस लेकिन फिर भी मैं कहूँगी मुझे काम आया जो मेरा अभी ये वाला अटेम्प्ट है। तो मैंने जब अपना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अटेन कर ली उसके बाद जब मैं फ्री माइंड हो गई, तो मेरे हिसाब से जो मेरा पहले पढ़ाई का रहता था कि मैं पूरे 12 घंटे दे रही हूँ और उसका आउटपुट मैं अभी के कंपेयर करूँ जो मैं 6 घंटे भी निकाल पा रही हूँ, तो मेरा यहाँ वाला आउटपुट ज्यादा अच्छा निकलता था। क्योंकि आप मेंटली बस आपको ये है कि स्कूल का काम हो गया है, अपना जितना टाइम उन्होंने कहा था हो गया, अब मैं इतने टाइम में इतना निकालूंगी और मुझे यही करना है और कोई मेरे पास हेडेक नहीं है। बीच में स्कूल का आता रहता था लेकिन सर वो आप जानते हो आपकी प्रायोरिटी जब सेट है तो आप उसमें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तो सर मेरा ये मेरे लिए सेफ साइड रहा कि अगर मुझे सुबह उठ के 4 बजे पढ़ना है, 4 घंटे सुबह निकालने हैं तो निकालने हैं, भले ही वो गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, वो मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। वो 4 घंटे में मैं 3 घंटे का मैक्सिमम आउटपुट निकाल के मतलब कोशिश करती थी कि उतना आउटपुट वहां आ जाए। फिर स्कूल के टाइम में जैसे कभी कुछ ज्यादा काम नहीं है तो आपने वीडियोस देख लिए, करंट अफेयर सुन लिए, जो आपने सुबह पढ़ा है वो आप माइंड रिवीजन कर रहे हो स्कूल में ही कि अच्छा मैंने सुबह क्या पढ़ा था, तो वो आपका वैसे रिवाइज हो जा रहा है, तो वहां उसका आउटपुट मुझे मिल जाता था। फिर शाम को अपना जो भी है दूसरा सब्जेक्ट उठाया तो उसका रात में रिवीजन, सोने से पहले नींद नहीं आ रही हो तो सोने से पहले वो रिवाइज कर लिया। तो सर मेरा आई गेस जो जॉब के बाद वाला आउटपुट है वो ज्यादा बेटर था, क्योंकि जॉब से पहले आपको एक वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो स्ट्रेस होता है ना वो, मतलब मुझे थोड़ा ज्यादा उस चीज का डर था। तो इसलिए मैंने कभी शुरू भी करी थी तैयारी तो वो शायद 3-4 महीने में छोड़ के फिर मैं इधर एजुकेशन में फिर मैंने नेट जेआरएफ और ये इन सब का प्रिपरेशन किया था कि इसमें मैं अपना बेस बनाऊं अगर मैं वहां नहीं कर सकती। लेकिन एक वो अंदर वो दबा हुआ जो ड्रीम है कि नहीं ये भी करना है, तो वो फिर मैं जॉब के साथ सर बेटर प्ले कर पाई। हम लोग उस ड्रीम को और बढ़ाएंगे, यूपीएससी लेके आऊंगा मैं, देखना। वो धीरे धीरे ऐसा फीडिंग करेंगे ना हल्का हल्का आपको कि हाँ ये बहुत अच्छा है बेटा, खा के देखे ऐसा मीठा मीठा हल्का रहा। फिर धीरे धीरे करेंगे, वो थोड़े दिन लगेगा। लेक्चरर हो ना, एक बात में तो मानोगे नहीं, बस धीरे धीरे मान जाओगे, कोई बात नहीं। जी सर कोशिश तो रहेगी थोड़ा और, मतलब स्टैग्नेशन मुझे भी नहीं पसंद है, एक ग्रोथ होती है ना इस जॉब में, स्टैग्नेशन फील हुई थी बहुत ज्यादा कि नहीं भाई अब जो तुम्हारा पहला ड्रीम है अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो अब परस्यू करो, घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो सर इसीलिए एटलीस्ट कोई तो पोस्ट अभी हाथ में है। अच्छी पोस्ट है, फिर वही अच्छी पोस्ट है, ठीक ठाक सा है। लोगों के लिए ये ड्रीम जॉब्स रहती हैं जो हुआ, जेन्युइनली पेपर पास करना इज वेरी चैलेंजिंग। अपन तो क्या ये है, मैं सर उस एकेडमिक फील्ड से आता हूँ तो मुझे लगता है ये तो इजी है, ये भी इजी, ये भी इजी है, ये भी इजी है। आप उसको अचीव कर चुके हो तो आपको लग रहा है हाँ यार ठीक है और बेहतर हो सकता था। सर, बट जो सबसे बड़ी बच्चे नहीं कर अचीवमेंट पाए हैं, या इससे ये पहले लगती है। जब आप देखते थे, हाँ इट्स अ जी सर कि वेरी बिग वो अचीवमेंट। वन गो में क्लियर हो गया, मतलब पहले लगता था भाई प्री हो गया मेंस का क्या होगा, मेंस में हो जाएगा अच्छा इंटरव्यू का क्या होगा, तो वो टेंशन तो हर स्टेज पे लगी रहती थी। पर शायद थोड़ा लक फैक्टर भी है और थोड़ा मेहनत भी है कि एक ही बार में निकल गए सारे। फाइनल हो गया, मोक्ष मिल गया कुछ। जी सर। वो गुड। साइकिल, वरना अगर आप उस साइकिल में फंस जाओ तो बहुत ही मुश्किल रहता है मोटिवेटेड रहना। हाँ, वो फिर समझ भी नहीं आता है। जैसे आपके कई बहुत बच्चे हैं यार जो मतलब जिनको 10 साल से जो पीसीएस दे रहे थे, आप ही के साथ के बच्चे हैं। वैसे अपने बैच में से करीब करीब शायद 68 या 70 की हाँ यूपी सर के। काफी अच्छा वो गया है परसेंट, जितने बच्चों ने एनरोल किया था उस हिसाब से तो काफी अच्छा रिजल्ट है। ये मेहनती हो ना तुम लोग, दिक्कत ये है ना कि दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि बच्चा कैसा आ रहा है। मतलब आप यस समझो, सर। अगर बच्चा मेहनती आ रहा है, बच्चा ओबीडियंट आ रहा है,
जिसको, क्योंकि जो आंसर राइटिंग का स्टाइल है या जो मैं सिखाता हूँ वो नॉर्मल से तो एक्स्ट्रा मेहनत कराते हैं, मतलब ऐसा तो हाँ है नहीं कि सर। बस ये सिंपल सिंपल तो एकदम। वही एक्स्ट्रा मेहनत अगर आप सीख जाओ ना करना, तो आपकी प्रैक्टिस में वो ऐड ऑन हो जाता है। और मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था, क्योंकि वो मुझे आंसर राइटिंग का ए भी नहीं पता था, क्योंकि हमेशा प्री की तैयारी ज्यादा करी है और मेंस का कुछ भी नहीं पता था। तो आपके कोर्स से मुझे ये पता चला कैसे आपको फ्रेम करना है आंसर, कहाँ कहाँ आपको एक होता है ना कि फोकस कहाँ डालना है, इन चीजों पे फोकस डालना है ताकि एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाए आंसर राइटिंग देख के। सही तो वो बात। सर काफी बेनिफिट मिला उस चीज से। तो चलो उस अपनी फ्रेंड को भी थैंक्स, मिठाई खिलाना उसको मेरी तरफ से। एक बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अच्छा दे सर। दिया उसने। जी सर। तो यूपीएससी का अटेम्प्ट आपने एक दिया था, बट वो सीरियस होके दिया था कि नॉन सीरियस दिया था? सर नॉन सीरियस मैंने 2020 में सोचा था, मतलब मैंने कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, पर सोचा था कि देती हूँ। उस टाइम कोविड भी आ गया था, तो शायद 5 या 6 महीने मैंने पढ़ाई करी होगी। फिर आप खुद को भाप लेते हो ना कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो थोड़े हेल्थ इश्यूज वगैरह भी थे, तो सर फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था प्लान से, फिर मैंने कभी अटेम्प्ट दिया नहीं। फिर अब आज ही मतलब यही 22-24 वाला मेरा पहला था। अच्छा। तो यूपीपीसी, अब थोड़ा सा एग्जाम से रिलेटेड पूछूंगा मैं आपको कि यूपीपीसी, और यूपीपीसीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, राइट? हाँ सर, एक बार दिया था, बट 20 वो फिर वाला ही अटेम्प्ट दिया था, लेकिन वो इतना मैंने आपको बताया 3-4 महीने पढ़ा था, फिर छोड़ दिया था, मुझे पता चल गया था कि नहीं हो पाएगा अभी। तो इसमें 3 स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस के बारे में पूछूंगा उन बच्चों के लिए जो बाहर के नए बच्चे हैं। एक तो प्रीलिम्स बताओ कि प्रीलिम्स में कुछ चीजें होती हैं जो मस्ट डू करनी है, कि जैसे यार, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब आप उसको चेंज कर सकते, जैसे घटना चक्र है वो पढ़नी पढ़नी है मेरे हिसाब से, कि यार ये किताबें पढ़नी पढ़नी है, एमसीक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, क्या कुछ करना है, कितने पीवाईक्यू करने चाहिए, एमसीक्यू करने चाहिए, कब टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, थोड़ा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग अगर आप बता पाओ कुछ। सर जैसे मैंने शुरू करी थी 2023 नवंबर में शुरू कर दी थी प्रिपरेशन। तो एनसीईआरटी मैंने पहले ही पढ़ी हुई थी, तो एनसीईआरटी का फिर से मुझे लगा कि बेस बनाने के लिए वो जरूरी है, तो मैंने एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग मारी, और रीडिंग भी ऐसे नहीं कि रीडिंग मार के छोड़ दिया। जो पढ़ा है, जो अंडरलाइन किया है, वो रिवाइज जरूर करना है। आप जैसे भी वीकली रिवीजन करना चाहो वो कर लो, या डेली वाला कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन रिवाइज सर मैंने फोकस किया था कि रिवीजन करूं। एनसीईआरटी कर लेने के बाद पीवाईक्यूज जो है साथ के साथ देख लिया कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, पीवाईक्यूज खुद भी सॉल्व कर लिए, क्योंकि वो जनरल नॉलेज वाली चीजें होती हैं, आपको पता ही होता है अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। तो सर वो साथ के साथ लगाई। और जब मुझे लग गया कि मेरा एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, वो शायद सर फरवरी तक हो गया था मेरा सिलेबस जितना भी था। फिर उसके बाद मैंने मॉक्स उठाए। मॉक्स करते करते आप मॉक्स की एक्सप्लेनेशन स्किप मत करिए, मॉक्स की एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। तो मैंने कम से कम सर 40 टेस्ट लगाए होंगे, 40+ ही टेस्ट लगाए होंगे। और उन टेस्ट के साथ साथ जो स्पीड है वो भी देखिए, क्योंकि आपको उसमें स्पीड भी मैटर करती है। पहले तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि एक बार करने के बाद एक बार आप 100+ क्वेश्चन कर लो, फिर दोबारा अगर कुछ आपको लग रहा है तो आप उसमें भी 100-120+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं सर, ये कोशिश रहती थी। तो सर प्रीलिम्स के लिए मैंने ऐसे तैयारी करी थी। इनके जब ये टेस्ट देते थे, जैसे उसका एनालिसिस भी करना पड़ता है बेटा, कि अपन ने कुछ टेस्ट दे दिए तो उसके नोट्स वोट्स बनाते थे कुछ? सर नोट्स नहीं, जो मेरे पास हैंड रिटन वो जो प्रिंट वाली कॉपी होती थी, उसी में मैं अंडरलाइन कर लेती थी कि मेरा इसमें स्कोर ज्यादा बन रहा है, इसमें मुझे मेहनत करनी है। जैसे मेरे पॉलिटी के क्वेश्चन मोस्टली गलत हो जाते थे, क्योंकि उसमें शायद रिवीजन सही नहीं था, आर्टिकल वगैरह हमेशा ऊपर नीचे हो जाता था, एक पॉइंट इधर उधर। तो उससे ये पता चल जाता है कि आपको वर्क कहाँ करना है। तो सर वो नोट्स वैसे नहीं बनाए मैंने, लेकिन जो मैंने जितना भी रिवाइज करके अपना मॉक देखा है, तो उसमें जो मेरे गलत होते थे मैं उसको लिख लेती थी, अच्छा ये मुझे रिवाइज करना है, ये मुझे यहाँ पे वर्क करना है। और सर ऐसे करके मतलब किया था प्रीलिम्स में। अच्छा। और मेंस के रिगार्डिंग अगर कुछ चीजें हो जो पक्का पक्का करनी चाहिए, क्या रेफर किया था, कैसे पढ़ा था, फाउंडेशन कहीं से किया था, या क्या क्या है उसका मेंस की स्ट्रैटेजी? सर मेंस तो जैसे पहले मैंने मेंस फोकस रखा नहीं था। मेंस मेरी गलती यही थी, मुझे पहले से ही मेंस फोकस रखना चाहिए था, तो लास्ट मोमेंट पे इतना पैनिक नहीं होता। लेकिन जैसे आपका मैंने जनवरी में बैच ज्वाइन किया था, जनवरी में रेगुलर क्लासेस करी थी, और आपने जैसे वो धीरे धीरे एक होता है ना बेबी स्टेप, कि आप एक क्वेश्चन को लिखो, उसे जितना भी टाइम लग रहा है लिखने में लिखो, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रखो। तो सर वो चीज मैंने फोकस रखी कि मैं भले ही जितना टाइम हो 2 क्वेश्चन लिखूं। और बहुत
ज्यादा तक तो नहीं, लेकिन मैंने 2-3 महीने कंटिन्यू रखा था कि मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगी रोज और उनकी क्वालिटी मेंटेन करूंगी। क्वालिटी मेंटेन से ये हो गया कि भले ही मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन मुझे आंसर में कैसा एनरिचमेंट करना है, क्या उसकी डिमांड है, हाउ व्हेन, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं वो अच्छे से आंसर करने हैं। उससे ये हो गया कि मेरा आंसर की क्वालिटी अच्छी हो गई और धीरे धीरे मैं टाइम कम करती गई। जैसे आपने ही बैच में बताया था कि टाइम आपको शुरू में पहले आधा घंटा भी लग सकता है, पौन घंटा भी लग सकता है। तो टाइम मुझे पहले ज्यादा लगता था, फिर धीरे धीरे वो करके टाइम थोड़ा कम हुआ, मैं 15 तक ले आई थी। 15 के बाद 10 मिनट, 10 मिनट लाना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन कोशिश तो यही थी कि लास्ट में जब मॉक्स किए थे तो मॉक्स में बहुत जल्दी जल्दी लिख के, अब वो एक होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन अब जितना भी टाइम था मैंने कोशिश किया था। पर आंसर मैंने हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट किए थे, कभी कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं। जैसे भी कोई भी क्वालिटी किसी में कॉम्प्रोमाइज हो रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो फिर ये मैंने इंश्योर किया था। तो सर एक यही है कि आप एक सेट पैटर्न बना लो कि आपको क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद डायग्राम, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम या मैप डालना ही डालना है। एग्जाम्पल्स आप पाई चार्ट या फिर ग्राफ में जैसे भी एक्सप्लेन करना चाहते हो वो जरूर की जरूर करती थी। और कुछ वे फॉरवर्ड है उसे क्रिएटिव तरीके से दिखाना ऐसे, और या फिर ऐसे, मतलब वो फ्लो चार्ट्स के टाइप में। तो सर वो हर एक क्वेश्चन में मैंने इंश्योर किया, राइटिंग अच्छी रखी। तो सर मुझे ये भी लगता है कि अगर कंटेंट मेरा कॉम्प्रोमाइज भी हो गया तो क्रिएटिविटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो सर शायद वो मेरे लिए बेनिफिट रहा होगा। अच्छा, और हिंदी, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो आप, तो हिंदी एक चैलेंज रहता है। मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उसमें डिफरेंस भी आ जाता है। खराब करो तो 60-65 आते हैं, अच्छे करो तो 100 प्लस आ जाते हैं, तो वो 30-35-40 नंबर का गैप तो हिंदी में ही रह जाता है। तो हिंदी को कैसे कर सकता है बच्चा? कोई बुक बुक पढ़ी थी या आपको जो लगा हो कि यार ये किताब अच्छी है? सर हिंदी में तो ये था कि जिसकी भी आपको कोई भी बुक अच्छी लग रही है, हर रोज मुहावरे तो मैं रोज ही पढ़ती थी। जैसे खाने के बाद एक होता है ना, आप टहल टहल के 15-20 मुहावरे पढ़ लिए, या तो विलोम शब्द देख लिए, और जो पढ़ा वो रिवाइज कर लिया, ये तो रोज का काम था। बाकी मेरी हिंदी सर पहले बहुत खराब थी, लेकिन जब से मैं जॉब में आई हूँ तो मेरा सारा लेटर वाला काम रहता है वो हिंदी में ही होता है, तो मैं हिंदी वैसे मेरी सुधर गई। उस चक्कर में मैं लेटर वगैरह काफी अच्छे लिखे थे, और फिर आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा वो उसमें कैसे डिराइव करना है, जो भी गद्यांश है उसमें आपको कॉन्सेप्ट कैसे पहचानना है। तो सर मुझे वहां पे बेनिफिट हो गया। मैंने ज्यादा उसका वो 3-4 ही किए होंगे, ज्यादा मैंने लिखे नहीं थे। लेकिन सर एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि इतना मैं कर लूंगी। तो मैंने ग्रामर पे फोकस रखा था अपना जितना हो, क्योंकि ग्रामर एट द एंड स्कोरिंग है। तो सर ये मैंने किया था। अच्छा, अब आते हैं हम इंटरव्यू स्टेज पे। तो इंटरव्यू में पूछा वीकनेसेस अपन ने जो फाइनल की थी, क्या कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर इंटरव्यू थोड़ा शायद मुझे लग रहा है एक ट्रांसक्रिप्ट में तो ये सबने बताया है कि बहुत ही कॉर्डियल फील करवाते हैं, तब आपको रिलैक्स करवा के तब क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे साथ वैसा सर कुछ नहीं हुआ। विपिन कुमार सर का बोर्ड था और लंच के जस्ट बाद मेरा ही सबसे पहले था। तो अब मैं ये टाइमिंग थोड़ी कहूंगी कि खराब हो गई शायद, कि वो ये सबको मतलब किस्मत खा जाना। हाँ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था। सर ने बस नॉर्मली बिठाया और स्माइलिंग वगैरह भी मुझे कोई नहीं लगा। लेकिन ये था कि एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया था, तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, बट ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं कह सकती सर, नॉर्मल एवरेज गया था। नॉर्मल एवरेज में भी उतने मार्क्स मिल जाते हैं कि सिलेक्शन हो जाता है वैसे। ऐसा नहीं हाँ होना सर। चाहिए बस कि कोई वैल्यू सिस्टम में कोई फ्लॉ दिख जाए, बस अदरवाइज। नहीं, वो तो नहीं, बस ये था कि एक बार कुछ मैं आंसर कर रही थी तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो उन्होंने थोड़ा डिमोटिवेट करने की कोशिश करी कि अरे आप प्रिंसिपल हैं और आप ऐसे आपने उल्टा बता दिया, ये तो गलत इंप्रेशन जाएगा। मैंने कहा सर सॉरी, मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ इसलिए ऐसे ऊपर नीचे निकल गया। तो फिर उन्होंने फिर नॉर्मल कंटिन्यू किया। फिर तो ठीक था, लेकिन काफी मतलब वो उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम नीचे गिर गया था। लेकिन फिर मैंने ओवरऑल मेंटेन करने की कोशिश करी, स्माइलिंग फेस रखा, और लास्ट मोमेंट तक मतलब ठीक ही लगा। लेकिन वो एक होता है, आपको लगा कि एक जगह कहीं ब्रेक आ गया तो फिर शायद वो इम्प्रेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता होगा। ठीक है, वो तो चलो अभी 8-10 दिन में मार्क्स आ जाएंगे, तो क्या पता सर ने ऐसा ऐसा प्रेशर के लिए पूछा हो और नंबर बढ़िया से, क्या पता 70 प्लस लेके दे के बैठा हो। वो तो तब हाँ देखेंगे। लेकिन वो तो तभी पता चलेगा। हाँ, हाँ। अच्छा ये बताओ, वैसे तो बेटा तुमने बहुत प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे वैसे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट इस पूरी प्रिपरेशन में, जैसे जो सीरियस नोट से भी अगर मैं मानूंगा 2022-23 से भी मानूं, सबसे खराब फेज कौन सा था?
तो सबसे कैसे खराब निकले फेज, और कैसे निकलना चाहिए? सर एक तो होता है ना कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर आप कोई मुझे एक बार धक्का दे दे मैं खुद गिर जाऊंगी। तो वो ऐसा तो कॉन्फिडेंस बहुत मुझे बिल्कुल नहीं फ्रेजाइल लगा। था मेरा शुरू शुरू मुझे में। ऐसे बात करके दोनों बार जो बात हुई इसमें बिल्कुल नहीं लगा। सर वो दिखाती नहीं हूँ मैं। लेकिन ये था कि 2020 में जब ग्रेजुएशन के बाद मैंने उठाया था, तो 3-4 महीने में फील हो गया था कि शायद अभी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मेंटली भी स्ट्रांग नहीं हूँ। बैक पेन, सर्वाइकल पेन, स्टमक इश्यूज, नी पेन, सब सब सारी बीमारियां हो गई थी तब मुझे। तो फिर लगा कि शायद अभी वो फेज नहीं है जो मैं यहाँ पे अपना पूरा एफर्ट डाल पाऊंगी। तो मैंने फिर स्विच करके अपना एजुकेशन वगैरह ले लिया था, और वो स्विच करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि आप एक तो मैथ्स बैकग्राउंड से ही था। मैथ्स बैकग्राउंड के बावजूद मैंने उस जगह जाने की सोचा, अब मैं फिर रिवर्ट कर रही हूँ तो घर वालों को भी लगा कि अरे ये स्विच क्यों, मतलब पता था नहीं पता था तुम्हें करना है नहीं करना। तो वो सर वो सबसे बहुत ही लो फेस था मेरे लिए। लेकिन स्विच होने के बाद जब मैं एजुकेशन में कुछ मैंने हासिल कर लिया, तो फिर मुझे लगा कि अब कॉन्फिडेंस है, कर सकती हूँ। और फिर घर वालों ने भी सपोर्ट किया, तो इस बार तो सर जान फूंक दी। कुछ नहीं देखा कि होगा या नहीं होगा। हर दूसरे दिन लगता था कि भाई जॉब के साथ कर रही हूँ, इतने सारे चैलेंजेस हैं, 7 बजे वापस आ रही हूँ, कभी 8 बज जा रहे हैं। लेकिन सर मैं मैनेज करती थी कि सुबह के 4 घंटे देने ही देने हैं। वो 4 घंटे सर बहुत यूटिलाइज भी हुए मेरे, और मेरी एनर्जी सबसे अच्छी उसी टाइम पे निकल के आती थी कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वो सुबह 4 घंटे पढ़ा, वही थ्रू आउट द डे मैं रिपीट करती रहती थी कि अच्छा मैंने क्या पढ़ा सुबह। और कुछ याद नहीं आ रहा तो उसे फिर देख लो। तो मेरा रिवीजन ऐसे थ्रू आउट द डे मेंटेन रहता था। तो सर उस इस फेज में मैंने कभी अपना लोएस्ट आने नहीं दिया। मतलब फ्रेंड्स भी थे, काफी सपोर्ट किया उन्होंने, पापा ने मम्मी ने भी। कोई भी काम हो तुम पढ़ाई करो, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो सर ये मुझे लगा कि भाई अब रिजल्ट तो देना ही देना है, और भगवान की कृपा से सर एक रिजल्ट है भी हाथ में। क्या क्या करते हैं फादर साहब आपके? सर मेरे पापा जुडिशियल ऑफिसर ही हैं, मेरी बहन भी जुडिशियल सर्विसेज में है। देन तो दे अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ पढ़ाई और हाँ फिर। सर, कुछ भी बात करने के लिए भी, अच्छा खाना खा लिया, अच्छा ये काम अच्छा हो गया, ठीक है अब चलो तुम पढ़ाई कर लो। चाहे तो सर वो उनको इम्पोर्टेंस पता है कि एक एक मिनट की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो सर उस टाइम तो मुझे प्रिपरेशन में कभी ऐसा लोएस्ट फील भी आया, तब भी लगा था कि भाई 100% देना है, कहीं पर भी ऐसे बैकआउट कर दिया तो वो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो सर मैंने यहाँ पे कभी लोएस्ट फील नहीं किया। कोई ऐसा आसपास में जिस जो पास तो रहता हो और जो कहता हो कि मतलब कई बार ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको अपन ढूंढ नहीं पाते, बट दे आर नॉट द वेल विशर्स, दे स्टेज विद यू, बट वो ना एक एक नेगेटिव वाइब हमेशा साथ साथ में लेके चलते रहते हैं। तो अब मैं नाम वाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं ये चाहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई थे कि जिनको लगता हो कि यार मतलब वो चल रहे थे, उनको कट कर देना चाहिए आइडली। बट वो बच्चा कट नहीं कर पाता है, तो कुछ उसको अपने सेफ गार्ड करने का कोई सजेशन अगर नहीं भी थे आपके लाइफ में तो आप सजेशन देना चाहो। कई लोग होते हैं ना यार इसको छोड़ दें ये खराब है, या मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ ऐसा कि अच्छा वो पढ़ाई कहीं और कर रहे होते हैं बट वो बताते नहीं है कि वहां पढ़ रहे हैं, जानबूझ के कि इसलिए नहीं कि वो इस जानबूझ के इसलिए नहीं बताते हैं कि अच्छा ठीक है फिर वो भी अच्छा सीख जाएगा। वो नहीं एकदम नहीं सर, खराब वाला मैं समझ फेज रही और हूँ। खराब सजेशंस रहते हैं। तो मैं उस तरीके के कुछ लोगों से अगर चाहूँ कि आप कुछ सजेस्ट कर पाओ कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। सर वही है जो पुराने लोग कहते हैं कि अपना काम शांति में करो, इतनी शांति में करो कि बाकियों को पता ही ना चले कि तुम काम कर रहे हो। तो मैं स्कूल में पढ़ाई भी करती थी, स्कूल में कुछ लोग अच्छे भी हैं नो डाउट, लेकिन कुछ होता है ना जलन वाला फैक्टर कि अरे इनको अभी भी पढ़ने का टाइम कैसे मिल रहा है, अरे मैडम हाँ, शादी नहीं कर रहे हो, अरे शादी का इतना टाइम हो गया अब तो कर लो, अब तो जॉब भी लग गई, ऐसे वैसे करके। तो उनसे सर बच के कि अरे कोशिश तो है, अब देखिए देख रहे हैं घर वाले लड़का, हम तो कोशिश ही कर रहे हैं भाई जय मिल जाए। लेकिन मैं कभी बताती नहीं थी किसी को कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो वो होता है ना कि और फैल जाता परेशान करने वाली बात, कि किसी प्रीलिम्स के टाइम पता चल गया था कि अच्छा मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो फिर उस टाइम अरे मैडम ये देखिएगा जरा, ये समझ नहीं आ रहा है ये कैसे होगा, अरे मैडम वो बच्चे वहां परेशान कर रहे हैं। तो ये है। चीजें हो जाती है, तो हो वो जाती है। थोड़ा ये रहता है कि आप छुप, मतलब जॉब में तो अगर आप जितने कम लोगों को पता है, जो ट्रस्टवर्दी है उन्हें आप बताइए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके वेल विशर होते हैं और जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। तो सर आई हम्म। थिंक ये आप थोड़ा एक छोटा ही सर्कल रखिए जिनको पता हो, क्योंकि फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कम रहता है। अगर आप ज्यादा लोगों को बताओगे तो आई थिंक सर वो भी चीज सही नहीं है, आपके माइंड में चलता रहेगा अरे उन्होंने, क्योंकि एक आग की तरह सर बात फैलती है यहाँ पे। मेरा मेंस क्लियर हो गया था, अब मैंने सर से ही थोड़ी वो परमिशन मांगी थी कि सर छुट्टी वुट्टी मिल जाए,
तो सर को ही पता था। और सिर्फ सर को पता था, फिर भी पूरे बधाइयों में पता चल चल गई। गया कि मैडम का मेंस निकल गया। उसी टाइम बधाइयां आने लग गई। मैंने कहा अरे बाप रे, जब नहीं होगा तो फिर आप लोग ही ऐसे करेंगे कि मतलब अरे कोई बात हाँ। नहीं, हो जाता है, इतना बहुत मुश्किल पेपर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सर वही रहता है कि जितने कम लोगों को पता चले वही वही बेटर है, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड बना रहता है फिर। तो अगर मैं इसको, मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, बट अगर मैं इसको देखूं तो अपन इस एक सक्सेस अचीवमेंट की साइकिल को जल्दी फांद गए। मतलब पहले ही सीरियस अटेम्प्ट में हम इसको पास कर गए, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट में, मतलब या तो प्री नहीं हो रहा है, प्री हो रहा है तो मेंस नहीं हो रहा, मेंस हो रहा है तो इंटरव्यू नहीं हो रहा, और वो इस प्रिपरेशन से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसा लग जाता है कि, तो अगर उनको ये फ्रस्ट्रेशन कम करनी हो तो उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। वो हो सकता है नौकरी पकड़ लो, या अपनी तरफ से जब सबसे बेस्ट लग जाए तब दे के फिर नौकरी पकड़ लो, या छोड़ दो। तो उन उस फ्रस्ट्रेशन को कम कैसे कर सकते हैं, अगर आप कुछ समझा पाओ उन बच्चों को कि यार ये ऐसा कम किया जा सकता है वो, या एक पॉजिटिव माइंड में आया जा सकता सर जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो सबसे पहले मेरा ये फोकस रहता था कि मैं अपने आप से ट्रुथफुल रहूं। मतलब मैं, मेरे सामने किताब रखी है और मैं 4 घंटे किताब देख रही हूँ, पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, मैं 50 चीजें इधर उधर की सोच रही हूँ। तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी। तो जब भी मेरा माइंड वॉन्डर करता था, मैं कोशिश करती थी कि अपने आप को फोकस रखूं कि मेरे पास यही टाइम है। जैसे आपने कहा ना, एक एक मिनट की कीमत पता होती है। तो मुझे वो रियलाइज होता था कि भाई इतना ही टाइम है, तो इस टाइम को मैंने कुछ और सोचने में बर्बाद कर दिया तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगर नहीं मन कर रहा है तो 1 घंटे 2 घंटे कुछ आपको जो अच्छा लगता है, जैसे सर मुझे वॉक करना और गाने सुनने बहुत पसंद है, तो मैं चली जाती थी ऐसी वॉक करने और गाने वाने सुन के सनसेट में थोड़ा रिलैक्स होके फिर वापस आके पढ़ने लगती थी। लेकिन मेरा फोकस यही रहता था कि जो टेंशन है उसे आप अलग रखो और अपने आप से एक फेथफुल रहो कि मैं अपनी पढ़ाई की तरफ लॉयल हूँ। मैं, और सर मैं और कहीं जाती भी नहीं थी ना, मैं कहीं पार्टी में जाती थी ना, मैं कहीं शादियों में जाती थी ना, मैं कहीं ट्रिप पे जाती थी। दोस्त मिलने को बुलाते थे वो बात गालियां देते रहते थे। फिर भी नहीं, कि टाल दिया कि नहीं भाई, अब जब एक अटेम्प्ट देना है अच्छे से तो उसे अपना पूरा, होता है ना, आप समर्पित हो जाओ। सर ये चीज मैंने करी थी कि भाई हर एक तरफ से सैक्रिफाइस करके पढ़ाई करनी है। अब जॉब के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, तो जॉब और पढ़ाई दो ही चीज रखी थी मैंने। और सर शायद वही एक रीजन है, मैं अपने आप को लकी भी मानती हूँ थोड़ा सा, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे हर एक स्टेज पे सक्सेस मिली, क्योंकि मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं था। मेरे पास जितना टाइम था मैंने पढ़ाई को दिया। तो सर वो मुझे लगता है कि आप जब जानते हो कि मेरे पास ये अटेम्प्ट है, अगर आप सोचोगे कि 3 4 साल हैं आराम से, इस साल में मेरा कभी भी क्लियर हो जाएगा, तो सर वैसे पढ़ाई करोगे तो आपको 3 4 अटेम्प्ट लग ही जाएंगे। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा तीसरा भी हो गया है, तो आप ये मान के चलो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। तो सर उस लास्ट अटेम्प्ट को सोच के आपको लगता है कि बस जितना टाइम है दे दो, कोई रिग्रेट ना छूटे अपनी तरफ से। तो आप 100% हर एक मिनट की कीमत जानोगे, भले ही वो 12 घंटे हो या 4 घंटे भी, आप जैसे भी निकाल पा रहे हो। बट अभी बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हैं, जैसे सोशल मीडिया एक डिस्ट्रक्शन है, लगा लो आप। हटा दिया, सब हटा दिया। ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक व्हाट्सएप, तो सर काम के चक्कर में रखना पड़ता था। दोस्तों को भी रिप्लाई नहीं करना कि अरे वो काम आ गया, कुछ भी मतलब बहाना मार दिया XYZ। अब आपको पता है, उनको नहीं पता वो तैयारी कर रही हूँ मैं। तो फिर वो लगता है ना कि थोड़ी गालियां सुन लेंगे, उन्हें तो बाद में मना लेंगे। लेकिन सर सब डिस्ट्रैक्शन हटा दी थी मैंने, क्योंकि आप जितना सोशल मीडिया देखोगे दूसरों की लाइफ देख के आपको जलन होगी कि बताओ वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, हम अभी यहीं पे पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो सब वो सब हटा दिया था मैंने। सिर्फ अपने एक दो दोस्त थे जो, जिनसे मैं बात करती थी, जो जिनको पता भी था कि अच्छा तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रही थी, मेरी एक फ्रेंड है और एक और फ्रेंड है, दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोनों से ही बात होती थी। और मन किया, मन हल्का हो गया, उनसे मिल लिया ऐसे वैसे। तो बस छोटा सा सर्कल था और सर बाकी किसी दुनिया को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। बट ये ऐसा नहीं होता कि अगर तैयारी तैयारी वालों से ही बात करोगे तो ऐसा थोड़ा प्रेशर प्रेशर बन जाता है? नहीं सर, अब वो डिफरेंट फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। मैं आ, डिफरेंट। फिर ठीक है। यस सर। फिर ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताओ, जैसे मान लो आज से, जैसे अपन ने जब ये सपना देखा था कि हम यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करेंगे, फिर अपन ने सोचा कि यार हमें बहुत मेहनत करनी है उस सपने को रियलाइज करने के लिए, तो हमने एक ऑल्टरनेट देख लिया, टीचिंग में, प्रोफेशन में गए आगे। अब अगर आज के दिन अवंतिका तो सेम ही है, वो एफर्ट्स भी सेम ही हैं, मेहनत उतनी ही कर सकते हो आप, ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो शुरू के 1000 दिनों में हो ही गया था।
तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 3 साल पुराने अगर आप आप अवंतिका को अपन देखें, तो क्या फिर भी टीचिंग में जाना चाहोगे कि सीधा यूपीपीसीएस या यूपीएससी में आ जाओगे? सर 3 साल पुराना मैं अपने आप को देखूं और अभी देखूं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इन 3 साल की जॉब में मैंने कुछ नहीं सीखा। इस जॉब में भी मुझे अपना जो कैलिबर है, जो मेरा कॉन्फिडेंस वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था जब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, वो अब मुझे समझ में आया है कि मैं इतनी केपेबल हूँ, मुझ में ये क्वालिटीज हैं और मुझे उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि डार्क साइड ऑफ द ब्रेन, वो हावी हो जाता था पहले कि अरे तुम कैसे करोगी, तुम्हारी तो कमर दर्द। सब मुझे 2016 से बैक पेन की प्रॉब्लम है और बहुत सीरियस वाली बैक पेन की प्रॉब्लम रही है। तो मैं पढ़ाई भी करती थी, तो बेल्ट वगैरह और वो बैक रेस्ट वो सब लगा के मैंने पढ़ाई करी है। तो उस टाइम भी वैसे ही पढ़ाई करती थी, लेकिन तब लगता था कि अब कुछ भी नहीं था तो लगता था कि ये कैसे कर पाएंगे, जो बच्चे नॉर्मल हैं, पूरे अच्छी उनकी बॉडी वर्क कर रही है, वो नहीं क्लियर कर पा रहे, मैं कैसे करूंगी। तो सर वो मेरे अंदर एक होता है ना कि स्ट्रेंथ आई, जो मेरी कैपेबिलिटी है वो मुझे समझ में आई कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। इनके इनको हर्डल लेके चलोगे तो ये हर्डल ही दिखेंगी। इनके साथ काम करना है, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है उसको आपको साथ लेके अपने आप को आगे बढ़ना है। तो सर ये सोच के फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे वो 3 साल जितना भी मिला है अपने आप को समझने, लोगों को समझने के लिए, पहले मैं बहुत, होता है ना कि आप इनोसेंट होते हो तो कहीं बाहर इतना जाना वाना नहीं होता है, तो बहुत सीधे सीधे नेचर के होते हो, जैसे आप हो वैसे सामने वाले को समझते हो। तो यहाँ पे थोड़ा पीपल जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, वो भी मैंने समझा, फिर अपने आप को समझा, अपनी जो भी पॉजिटिव्स हैं उन्हें देखा, नेगेटिव्स हैं उनको बैलेंस करके फिर तैयारी शुरू करी। तो सर ये 3 साल में मैंने बहुत अपनी समझ इम्प्रूव करी है। और सर टीचिंग में तो नहीं जाना चाहूंगी, आगे मन है और इसी फील्ड में जाने का, क्योंकि ड्रीम था कि हाँ करना है करना है, पर बीच में लगा कि शायद नहीं होगा, लेकिन अब कर लिया है थोड़ा सा, तो और लग रहा है कि और भी कर सकते हैं। गियर बदल के अगले गियर में ही जाना, गाड़ी बदलनी है मतलब, ठीक है, अब ये पहले गाड़ी में थे अब दूसरी गाड़ी में जाना, ड्राइविंग तो सीख ही लिए हैं। यस अब सर। गाड़ी मोटा मोटी बराबर ही रहती है। और जो इस साल का पेपर दिया है, 2025 का भी ये जो पेपर खत्म हुआ है, इस अपना मत बताना कि आपका कैसा हुआ। बट अगर मैं वैसे पूछूं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, टफ था, सिंपल था, सेम था, प्रेडिक्टेबल था, कुछ एक दो चीजें छोड़ के? सर 2025 वाला तो प्री नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि 3 महीने थे मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ दिया था, और रिवीजन भी नहीं हुआ था, फिर स्कूल का काम बहुत पेंडिंग था, सोचा था छुट्टी ले ली थी। तो उसके बाद छुट्टी के बाद आओ तो बहुत सारा काम सर पे दे देते हैं कि आपका ये काम है। तो सर उस चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाई थी, तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन अब 26 के लिए तो बहुत टाइम है, तो उसमें अच्छे से अटेम्प्ट देंगे। बहुत नहीं है, हाँ, मतलब कुछ। तो उसमें क्या लगता है कि अगर जैसे मैं कल ग्रुप पे कुछ बच्चों से भी पूछ रहा था, बहुतों के मैसेजेस भी आए थे, तो अगर मैं आपसे इनफॉर्मली, वैसे दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल वो वाला पार्ट, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अपन उसमें अभी अगले 3-4 महीने में, तो अपन अगर उन पुराने बच्चों, नए बच्चों, बहुत बच्चा मेंस लिखता है और साइकिल में फंस जाता है, एज ए टीचर हमारी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नंबर ऑफ ईयर्स को हम कम कर पाए किसी तरीके से। अगर सिर्फ पीवाईक्यू का एक सीरीज स्टार्ट करें वो बेहतर है, या सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं होगा, पहले वैल्यू ऐड भी करना पड़ेगा, क्वालिटी भी करना पड़ेगा? तो अगले 4 महीने का रफ मैं आपसे अगर सजेशन लेना चाहूँ, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे मुझे क्या करना चाहिए? सर जैसे मैंने आपका ही सबसे पहला बैच था जिसमें मैंने मेंस कैसे करते हैं कैसे लिखते हैं वो शुरू किया, और मुझे लग रहा है जो आपकी अप्रोच है ना, पहले बच्चों को वो जो एक्स्ट्रा एज मार्क्स जो होते हैं, जो प्रोवाइड करने वाली चीजें होती हैं, जैसे वो फॉर्मूला हो गया या डायग्राम हो गए या वो ग्राफ्स, उनको इनबिल्ट कर दो स्टार्टिंग में ही, ताकि बच्चा जब अपना मटेरियल आंसर राइटिंग में डाले तो वो उसी फॉर्मेट में डाले। सर मुझे वो ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि अगर आप सीधे पीवाईक्यू से स्टार्ट करवाओगे तो बच्चे के पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे लिखेगा तो, लेकिन उसे अरेंज करना नहीं आएगा, उसे उसे वो कैसे फॉर्मेट में डालना है वो उसे, अगर आप उसका सेट पैटर्न हो गया पीवाईक्यू लिखते लिखते उसने ऐसे अपना आंसर राइटिंग का तरीका बना लिया, अब उसे आप सिखाएंगे कि उसे ग्राफ बनाना है या ये करना है, तो उसको वो स्विच करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मेरे लिए पहले बेटर ये हो गया कि आपने सिखाया कि ग्राफ बनाना है और ये एक्स्ट्रा एड ऑन करने के लिए डायग्राम बनाना है, तो मैंने शुरू ही ऐसे किया कि मुझे इन सब पैटर्न्स को लेते हुए आंसर राइटिंग करनी है। तो सर मेरा वो बेनिफिट हो गया कि उसी के साथ मैंने अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो वैसे ही फ्रेम करी। तो सर शायद वो एक बेनिफिट मेरे लिए रहा। और आंसर राइटिंग में तो आप क्रिएटिविटी आप जानते हैं, यूपीपीसीएस को वही पसंद आती है। तो सर
पहले शायद ये वाला फॉर्मेट सिखाना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप वहां उनसे कहो कि पीवाईक्यू इसी फॉर्मेट में आप लिखने की प्रैक्टिस करो, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसका मैं सोच रहा था कि कुछ 10 एक घंटे के आसपास का मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड ही कर देता हूँ, ये ओवरऑल ना, कि मतलब वो जो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के कंपोनेंट्स हैं वो सब इंक्लूड करते हुए, सब पीवाईक्यू का एनालिसिस, कौन सी थीम पक्का है, किसके नोट्स बनाओ, अलग अलग इंट्रो क्या होना चाहिए, तो वो 100 के 10 आवर्स के आसपास का मैं सोच रहा था कि, क्योंकि नहीं तो ना मतलब फाइनेंसेस अपनी एक तरफ ठीक है, मतलब आप अगर जनवरी के बच्चे हो तो आपको पता होगा कि मतलब वी गॉट सो हाई रिस्पॉन्स कि हमें एडमिशन बंद करने पड़े थे। तो यस फाइनेंशियल सर। तो एक तरफ अपने हिसाब से ठीक है, जो चलता है वो तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, सबकी सैलरी जानी है। बट ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है बच्चों के जो समझ ही नहीं आते हैं उनको कि क्यों खराब हो रहे हैं, अगर एटलीस्ट हम अपनी तरफ से परोस के दे दें फ्री इनिशिएटिव करके, वो अब फिर बच्चे की अपनी मर्जी है, फिर हर किसी को ऐसा पकड़ के तो नहीं बना सकते हो आप। बट एटलीस्ट उसका मैं सोच रहा था इस बार में कि मोस्ट प्रोबेबली अगले 15 दिनों के आसपास में हम वो बच्चों को दे देंगे कि भाई ये पक्का पक्का कर लेना है आप लोगों को, और उसके बाद में जो मेहनत है वो इसी खांचे में करो, वो मतलब अगर मैं हाँ इंट्रो ही हाँ। 10 10 लाइन का लिख रहा हूँ तो आप कितने भी पीवाई क्यू लिख दो आप कभी पास नहीं होंगे। एग्जैक्टली सर, वही मतलब मेरे लिए वो सही टाइम पे आपकी चीजें मेरे सामने आ तो गई, कहता तो रहा हूँ मैं दोस्त को मिठाई खिलाना मेरी तरफ से भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो क्या नाम है मुझे उसका बहुत बच्ची का? बेनिफिट किया। दीक्षा, दीक्षा नाम है उसका, दीक्षा गौतम। अच्छा, शिक्षा को Yes, थैंक्स बोलना मेरी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। घर हो, अब घर कब जाओगे आप? सर अभी घर से ही आई थी, लखनऊ गई थी, वो इलाहाबाद गई थी, इलाहाबाद से बरेली, फिर बरेली से बदायूं आई थी। अब तो शायद अभी छुट्टी पड़ेगी तो फिर तब जाना होगा, या मम्मी पापा ही आ जाएंगे। तो अब आप छुट्टी लोगे यहाँ से, मतलब जॉब से, कि जॉब के साथ साथ में ही तैयारी करोगे? सर जॉब तो जैसे ये वाली उस वाली जॉब का ज्वाइनिंग आ जाएगा, तो तब मैं ये जॉब छोड़ूंगी, क्योंकि ये जॉब ऐड ऑन करके वहां पे थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड मेरा हो जाएगा, तो सीनियोरिटी में बेनिफिट मिलेगा, तो टेक्निकल मैं जॉब के साथ रेजिग्नेशन। ही preparation गॉट करूंगी। इट। टेक्निकल रेजिग्नेशन, यस सर। मेक सेंस, सीनियरिटी आ जाएगा। गुड। बट अभी मेंस पे ध्यान देना है बेटा, है ना? हाँ सर, मेंस का ही अभी तो बहुत प्रीलिम्स में टाइम है, तो मेंस की आंसर राइटिंग साथ में लेके चलूंगी। पुश करेंगे एकदम, हाँ मतलब उसमें कि संग ढंग से एकदम होके पूरा 5 6, थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ वैसे भी अलाइन हो गया, मेंस भी हो गया, पहले तो प्री हाँ। प्री हल्का सा हो रहा था। इस यस बार का सर। तो मेंस भी यूपीएससी के मेंस की तरफ अलाइन हो रहा है, मतलब एक दो अब तो साइंस वो एंड टेक के बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन। मेंस, हाँ मेंस हो या प्री हो वो वैसे ही फ्रेम कर रहा है, मुझे लग रहा है अगली बार यूपीएससी प्री भी उससे ही मैच करेगा, यूपीसीएस प्री के साथ, वो अब ऐसे बाकी ही स्टेट फ्रेम पीसीएस में करेगा। होने लग गया है ऐसा, जैसे हरियाणा वगैरह आप देखोगे तो वो मोटा मोटी यूपीएससी जैसा बना दिया है उन्होंने। और जिस हिसाब के चेयरमैन साहब हैं यूपी में, मुझे लग रहा है वो बना ले जाएंगे उनको यूपी हाँ सर, वो लग यूपीएससी। रहा है उनका पूरा सेट, वही उनका इनिशिएटिव भी है और वही उनका फोकस भी वेरी है। वोकल, वेरी ट्रांसपेरेंट, मतलब वेरा वेरी ओपन टू सजेशंस, हर हर इंटरव्यू से पहले बच्चों से मिलना, देखना, बात करना, इनपुट लेना, मतलब वेरी नाइस। यस सर। गुड, ठीक है। तो अब आप थोड़े दिन बच्चों को संभालो और पढ़ाई करो, और फिर हम यस। मिलते हैं आपसे, एक छोटा शायद कोई फेलिसिटेशन का प्रोग्राम करेंगे, तब आपको इनवाइट भेजेंगे, तब आप वहाँ आएंगे। तब तक आप ओके मेंस सर। पढ़ो, मैं कुछ इसमें सेट करता हूँ प्रोग्राम तो आपको बताता हूँ बिटिया, है ना? जी सर बिल्कुल। ठीक है, खुश रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खुश रहे बेटा। बाय सर।